So, Chief Judicial Magistrate has the power to award a punishment up to 7 years only. यहाँ पे साफ साफ लिखा है नॉट एक्सीडिंग 7 years का मतलब अप टू 7 years तो अवॉर्ड कर सकते हैं. किसके पास में पावर? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. कहाँ पे मेंशन्ड है? इट इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 29. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may award a sentence of imprisonment for a term up to 7 years. The Court of Magistrate of first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding. The Court of first class magistrate may award a punishment of imprisonment for a term not exceeding 3 years. Again, it means up to 3 years. Or of fine not exceeding 10,000 रुपीज और ऑफ बोथ. हालांकि ये जो फाइन का अमाउंट है ये अमेंड हो चुका है 2015 में, इसको चेंज कर दिया है, तो ये थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा. और बाकी है इसमें कि 3 years तक का पनिशमेंट का राइट है. देन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास may award a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year, only up to 1 year, or with fine not exceeding 5,000 rupees or of both. And the Court of Chief Metropolitan Magistrate, आपको याद होगा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हम बनाते हैं. सेक्शन 2K मेट्रोपॉलिटन एरिया बताता है, सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया बताता है, और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से रिलेटेड हमारे पास में सेक्शंस हैं. सेक्शन 19 से लेकर सेक्शन 20 तक हमारे पास में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से रिलेटेड सेक्शंस हैं. नॉट 20, सेक्शन 20 to 23 मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से रिलेट करती हैं. नाउ द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट shall have the powers of the court of a chief judicial magistrate and that of the. तो अब बताइए कि आप चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास में कितना पावर आ जाएगा? चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट विल बी हैविंग अ पावर ऑफ 7 years, क्योंकि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट बताया है. एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के लिए क्या लिख रहे हैं? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट विल बी इक्विवेलेंट टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के लिए कितना पावर हो जाएगा? इट विल बी इक्विवेलेंट टू 3 years, क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में 3 years तक का पावर है. तो ये हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं. सबसे पहले एक बार दोबारा से रिव्यू ले लेते हैं. हाई कोर्ट के पास में एनी पनिशमेंट ऑथराइज्ड बाय लॉ. कोर्ट ऑफ सेशंस की बात करें या फिर एडिशनल सेशन जज की बात करें तो दे कैन ऑल्सो अवॉर्ड एनी पनिशमेंट, बट डेथ सेंटेंस शुड बी कंफर्म विद द हाई कोर्ट. असिस्टेंट सेशन जज की बात करें तो असिस्टेंट सेशन जज कैन अवॉर्ड एनी पनिशमेंट बट फॉर imprisonment up to 10 years, not any but up to for imprisonment up to 10 years. then आता है आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट up to 7 years, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास up to 3 years, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास up to 1 year, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट up to 7 years and मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट up to 3 years. तो ये आपको थोड़ा सा एक टेबल बना के आप इसको याद कर सकते हैं. टेबल बना के आप अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लीजिए या कहीं पे भी जहाँ पे आप इसको 2-4 बार देख सकें. 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा. कमिंग टू सेक्शन 30. सेक्शन 30 स्पेसिफाइज अबाउट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन. यानी कि अगर आपने किसी पर्सन के ऊपर इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस भी दिया है और आपने फाइन भी ले भी किया है और वो पर्सन फाइन पे करने में डिफॉल्ट करता है, सो व्हाट विल बी द कंडीशन इन दैट वन. तो यहाँ पे ये जो लिखा है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास में आईपीसी में सेक्शन 64 से 69 डील करते हैं. Section 64 to Section 69 also deals with, that is related to chapter number 3 of IPC, that is also related to that what will be the extension in the imprisonment in default of payment of fine. Section 65 में particularly mentioned है वहाँ पे कि
जो आपका ओरिजिनल इम्प्रिजनमेंट है उसका 1/4 तक इंक्रीज किया जा सकेगा। और अगर कोई ऐसा पनिशमेंट है जो कि सिर्फ फाइन से पनिशेबल था, तो उसमें मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स तक का हो सकेगा। सेक्शन 64 to 69 ऑफ आईपीसी आप एक बार रीड कर लीजिएगा आफ्टर दिस क्लास। नाउ लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर इन सेक्शन 30 फॉर द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट मे अवॉर्ड, द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट का मतलब है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, then chief metropolitan magistrate, judicial magistrate first and second class, and chief metropolitan magistrate. So all the magistrate courts की बात हो रही है। The court of magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law, provided that the term is not in excess of the powers of the magistrate under section 29। तो सेक्शन 29 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 29 में हमने पढ़ा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में 3 इयर्स तक का पावर है, एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास में 1 ईयर तक का पावर है। तो यहाँ पे हम जो भी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट देंगे वो एक्सीड नहीं करना चाहिए उस मैजिस्ट्रेट कोर्ट की पावर से, उस मैजिस्ट्रेट की पावर से। दैट इज फॉर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 ईयर से एक्सीड नहीं होना चाहिए, और फॉर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 ईयर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। Shall not, where imprisonment has been awarded as part of substantive sentence, succeed 1/4। तो ये जो क्लॉज ए में लिखा है ये तो किसके लिए लिखा है? अगर आपने सिर्फ उसको फाइन लगाया था और वो पेमेंट नहीं करता था, लेकिन अगर फाइन जो था दैट इज एज वाज अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस, यानी उसको आपने इम्प्रिजनमेंट भी दिया है और फाइन भी लगाया है, उस सिचुएशन में शुड नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो एग्जैक्टली वही बात लिखी है जो आईपीसी सेक्शन 65 में लिखी है, सेम टू सेम बात यहाँ लिखी है। वहां पे भी ये लिखा है शुड नॉट एक्सीड द 1/4 ऑफ द मैक्सिमम अवॉर्डेड पनिशमेंट टू द ऑफेंडर, और वही यहाँ लिखा है द अवॉर्ड शुड नॉट exceed the 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offense otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine। तो ये बात आ गई। फिर आता है सेक्शन सबसेक्शन 2, the imprisonment awarded under this section may be in addition, देखिए क्या लिखा है, it will be in addition to the substantive sentence of imprisonment for the maximum term awardable by the magistrate under section 29। तो जो भी आपने उसको ओरिजिनल इम्प्रिजनमेंट दिया था, सपोज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में केस चला, उसने ऑफेंडर को 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट, वैसे उसकी लिमिट है 3 इयर्स तक की, उसको उसने 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट प्लस 1000 रुपीज फाइन लगाया, ठीक है। और अगर जो ऑफेंडर है, अक्यूज है, वो पे नहीं कर पाता फाइन को, तो कितना एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि 2 इयर्स का 1/4 6 मंथ्स का और इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। अब 2 इयर्स प्लस 6 मंथ्स कितना हुआ, 2.5 ईयर्स, यानी कि 3 इयर्स के तो विद इन ही है। क्या लिख रखा है यहाँ पे? पहली बात कि वो साथ साथ नहीं चलेंगे दोनों इम्प्रिजनमेंट जो है, पहले 2 इयर्स कंप्लीट होगा और उसके बाद 6 मंथ्स का एडिशनल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। और ये जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट भी उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जो पावर है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन 31 में, सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। कभी कभी क्या होता है, एक जो ऑफेंडर है उसके ऊपर कई सारी चार्जेस लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्टर एक्स घर में घुसा चोरी करने के लिए और वहां पे किसी का डेथ भी कमिट कर दी। तो अब यहाँ पे क्या, पहले तो उसका हाउस ट्रेसपास का केस चार्ज लग जाएगा, उसके बाद में थेफ्ट का चार्ज लग जाएगा, और फिर उसने जो डेथ कमिट कर दिया, मर्डर, उसका भी चार्ज लग जाएगा। तो 3 चार्जेस एक साथ उसके ऊपर लग गए। तो क्या उसके लिए 3 अलग अलग केसेस चलेंगे? नहीं, एक ही अंडर द सिंगल ट्रायल 3 separate offenses will be tried. He will be convicted for 3 several offenses but under the same trial।
तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि उसे जो पनिशमेंट मिलेगा वो कैसा कितना मिलेगा, और उसका जो पनिशमेंट है क्या वो साथ साथ चलेगा। सपोज अगर तीनों ऑफेंसेस के लिए उसको सेपरेट पनिशमेंट मिल गया, एक ऑफेंस के लिए उसको मिल गया 5 इयर्स का, ठीक है, एक उसको मिल गया 5 इयर्स का, और दूसरे ऑफेंस उसने जो किया था उसके लिए उसको आपने सपोज अवॉर्ड कर दिया 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट, और जो थर्ड ऑफेंस उसने किया था उसके लिए आपने उसको अवॉर्ड कर दिया 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है 5 + 3 8 + 2 हो गया टोटल 10। तो क्या उसे 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, या ये ऑल द 3 जो सेंटेंस हैं पनिशमेंट है ये साथ साथ चलेंगे। अगर ये साथ साथ चलते हैं तो इसका मतलब मैक्सिमम उसको 5 इयर्स का ही मिला, और अगर एक के बाद एक चलते हैं सब्सिक्वेंट टू ईच अदर तो फिर वो टोटल 10 इयर्स हो जाएगा मिला के, ठीक है। तो देखते हैं सेक्शन 31 इसके बारे में क्या कहता है। सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन, sentence in case of conviction of several offenses at one trial. When a person is convicted at one trial of 2 or more offenses, the court may subject to the provisions of section 71 of IPC, section 71 of Indian Penal Code. Again, it falls under chapter number 3, which is related to punishments. So sentence him for such offenses to the several punishments prescribed therefore, which such court is competent to inflict such punishments when consisting of imprisonment to consequence the one after the other। यानी कि जो 3 सेंटेंसेस आपने उसको दिए हैं वो क्या एक साथ चलेंगे, नहीं, इम्प्रिजनमेंट टू कमेंस वन आफ्टर द अदर, यानी टोटल इम्प्रिजनमेंट उसका इस सिचुएशन में जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है उसमें 10 इयर्स हो जाएगा। इम्प्रिजनमेंट टू कमेंस द वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द अदर इन सच ऑर्डर एज द कोर्ट में डायरेक्ट अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट सच पनिशमेंट शैल रन कॉन्करेंटली। हाँ, अगर कोर्ट अगर अपने जजमेंट में ये मेंशन कर देता है दैट ऑल द पनिशमेंट्स विल रन कॉन्करेंटली तो फिर बात खत्म हो जाती है, तो वो टोटल 5 इयर्स ही रहा उसका। लेकिन जब तक कि ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है देन ऑल द 3 पनिशमेंट्स विल रन वन आफ्टर द अदर। सबसेक्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ consecutive sentences it shall not be necessary for the court by reason only of the aggregate punishment for the several offenses being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction by of a single offense to send the offender for trial before the higher court। अब आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा है, बहुत सिंपल से वर्ड्स में बता देता हूँ। पहले आप मुझे बताइए, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में मैक्सिमम राइट कितना है, कितना मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफर कर सकता है? दीपिका अगर याद आ रहा है तो बताइए, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है ऑफर करने का, अवॉर्ड करने का, नॉट ऑफर अवॉर्ड करने का? जी 7 years। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला जो मिस्टर एक्स है जिसके ऊपर चार्ज लगे हैं ये कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में है, तो उसको 7 इयर्स तक का मैक्सिमम मिल सकता है। यहाँ पे कितना पनिशमेंट हो गया उसका, 5 + 3 + 2 टोटल तो हो गया उसका 10। तो क्या अब ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर से बाहर हो गया? नहीं, ये साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर ये तीनों को कंबाइन करके उसकी पावर से एक्सीड हो भी रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको हायर कोर्ट में भेजने की जरूरत नहीं है, वो अवॉर्ड कर सकते हैं। किसी भी एक पनिशमेंट के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो तो 7 इयर्स से एक्सीड नहीं हुआ ना, तो इसलिए टोटल मिला के अगर वो एक्सीड हो भी रहा है तो उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं हुआ है, ये केस उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही रहेगा। ठीक है, यही लिखा है आपका सबसेक्शन नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रोविजन दे रखे हैं, तो देखते हैं प्रोविजन में क्या गिवन है। द प्रोविजन टू सेक्शन 31 स्टेट्स दैट इन नो केस shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than 14 years। तो चाहे उसके 2 पनिशमेंट हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने भी,
किसी भी कंडीशन में उन सबको ऐड करने के बाद में वो 14 ईयर्स से एक्सीड तो नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम भी मिला मिलू के सारा 14 ईयर्स तक का ही होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात तो यहां पे आ जाता है शुड नॉट एक्सीड द 14 ईयर। और दूसरी बात ये आती है द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड द ट्वाइस। अगेन द एग्रीगेट पनिशमेंट का मतलब अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें एग्रीगेट पनिशमेंट कितना हो रहा था आपका 10 ईयर्स का हो रहा था उस ऑफेंडर के लिए। सो द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। तो अभी अभी हमने दोबारा बात की थी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर कितनी है 7 ईयर्स की है। 7 ईयर्स का ट्वाइस कितना होता है 14 ईयर्स। हमने उसको जो पनिशमेंट्स दिए वो एग्रीगेट होके कितने हो रहे थे 10 ईयर्स के, तो इसका मतलब जस्टिफाइड है। लेकिन हम उसको जो पनिशमेंट देते हैं वो एग्रीगेट होके अगर 14 से ज्यादा हो रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर मैक्सिमम हमने 7 ईयर्स ली और 7 ईयर्स का ट्वाइस होता है 14। तो 14 से अगर एक्सीड होते हैं तो प्रोवाइजो ए भी उस पर अप्लाई हो जाता, उससे एक्सीड नहीं हो सकता था, प्रोवाइजो बी भी उस पर अप्लाई हो जाता तो एक्सीड नहीं हो सकता था। ये चीज यहाँ पे प्रोविजन देके लिखे है। और अब आता है सबसेक्शन नंबर 3 दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ अपील by a convicted person the aggregate of the consecutive sentences passed against him under this section shall be deemed to be a single sentence। यानी कि वो तीन जो थे उनको कंबाइन करके टोटल 10 ईयर्स का एक सिंगल सेंटेंस ही कंसीडर किया जाएगा। तो दिस सेक्शन सबसेक्शन नंबर 3 इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट यहाँ जो सेक्शन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में लिखा है और जो प्रोवाइजो में लिखा है दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी केप्ट इन माइंड। तो इनमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बट हाँ घड़ी भी स्टार्ट हो जाती है इसके टाइम आउट की। चलिए सेक्शन 32 देखते हैं, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। इन कन्फरिंग पावर्स अंडर दिस कोड द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी may by order empower persons especially by name or in virtue of their offices or class of official generally be their official titles. Every such order shall take effect from the date on which it is communicated to the person so empowered। सिर्फ इतना ही लिखा है कि जो भी ये कोर्ट्स हैं, जो भी उन कोर्ट्स में ऑफिशियल्स अपॉइंटेड हैं, उनकी पावर्स डिसाइड करने का या उनको पावर्स अलॉट करने के राइट्स किसके पास में है? सो द हाई कोर्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी। तो स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए लिखा है? जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट होता है, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं उनके लिए हाई कोर्ट के पास में पावर्स अलॉट करने का राइट है। तो ये हो गया सेक्शन 32। सेक्शन 33 एक बार देख लेते हैं, पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। तो ये अभी जो हमने बात की वो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए था। जो ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं उनके लिए क्या है? सो whenever any person holding an office in the service of government who has been invested by the high court or the state government which any power under this code throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the same nature within a like local area under the same state government, he shall, unless the high court or the state government as the case may be otherwise directs or has otherwise directed, exercise the same powers in the local area in which he is so appointed। यानी कि एक पर्सन जो एक जगह पर अपॉइंटेड है उसके पास में जो भी पावर्स हैं अब वो डेपुटेशन पे या किसी भी कंडीशन में दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है अगर सेम स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में, तो उसकी पावर्स सेम रहेंगी जो उसके पास पहले थी। कई बार ये भी हमने देखा था कि हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया था, तो क्या उसकी पावर्स कम हो जाती हैं? नहीं, उसकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स तो उसके पास रहेंगी ही रहेंगी। अब आता है सेक्शन 34, विड्रॉवल ऑफ पावर्स। अलॉट करने का राइट किसके पास था? हाई कोर्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो विड्रॉल करने की पावर किसके पास है?
द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी, मैंने केस में बी का मीनिंग बता दिया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए हाई कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, एज द केस में बी, may withdraw all or any of the powers conferred by it under this code. तो कहां पे कन्फर किया था? सेक्शन 32 में. On any person or by any officer subordinate to it. Any powers conferred by the chief judicial magistrate or by the district magistrate may be withdrawn by the respective magistrate by whom such powers were conferred. तो ये राइट हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के पास तो है ही, और अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने अंडर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास उनको पावर्स कन्फर कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे कैन कन्फर द पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, तो उनके पास में भी राइट है, जो पावर्स उन्होंने अलॉट किए वो उनसे वापस ले भी सकते हैं. लास्ट कम्स टू बी सेक्शन 35. इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल सुबह 7 बजे मिलेंगे और कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते